हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। अपनी जमीन पर अपना घर बनाना हर एक इंसान का एक सपना होता है। हम सभी लोगों की लाइफ का जो मेजर गोल है वो है कि हमारी अपनी जमीन हो और उसके ऊपर अपना खुद का घर बनाएं अपने हिसाब से। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट के तरह, जहां पर एक फैमिली ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से जमीन खरीदी और वहां पर अपने हिसाब से घर बनवाया। लेकिन उनकी उस जमीन के नीचे छुपा हुआ था एक बहुत खतरनाक राज, जो उनको बाद में पता चला और इस राज ने इनकी जिंदगी को तहस नहस करके छोड़ दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर किए कल्पेश ने, और ये उनकी फैमिली के साथ हुआ इंसिडेंट है भोपाल का। कल्पेश के फादर रेलवे के अंदर जॉब किया करते थे और अभी करीबन 2 से 3 साल पहले उनका रिटायरमेंट हुआ था, और जो भी उनका पैसा इकट्ठा हुआ उससे उन्होंने भोपाल से थोड़ा सा सिटी से आउटर एरिया के अंदर जो बजट था उसके हिसाब से एक जमीन खरीदी और उस जमीन पर अपना घर बनाया। तो इनका जो घर था उस घर से करीबन 12-15 कदम दूर ही एक छोटी सी मस्जिद थी। इनकी फैमिली के अंदर इनकी सिस्टर थी जिसकी शादी हो चुकी थी। इनका एक छोटा भाई था जो भी 12th क्लास के अंदर पढ़ रहा था। ये खुद और इनके मम्मी पापा थे। जब ये लोग इस घर के अंदर शिफ्ट हुए सभी लोग बहुत खुश थे। इनका एक घर में एक डॉग भी था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये वहां रहने लगे और धीरे धीरे एक चीज नोटिस करने लगे कि जब भी मस्जिद में अजान होती थी तो इनका डॉग और आसपास के जो भी मोहल्ले के डॉग्स होते थे, है ना, तो बेसिकली इनके डॉग का सबसे ज्यादा ये ऑब्जर्व करते थे। बाहर से तो सिर्फ आवाज आया करती थी, तो इनका डॉग एक डायरेक्शन के अंदर देखकर बहुत तेज से रोना शुरू कर देता था। जब तक अजान चलती थी वो बार बार ये बिहेवियर शो करते। जैसे अजान बंद हुई ये लोग सब वापस से शांत हो जाते थे। इनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है और वो कहाँ देखता है। फिर सोचते हैं कि हो सकता है साउंड के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर इन कुत्तों की आदत हो चुकी होगी। लेकिन इनका डॉग उससे पहले कभी उसने ऐसा बिहेव नहीं किया क्योंकि वहां पर ऐसा कभी होता नहीं था। तो इनको लगा होगा कि किसी स्पेसिफिक साउंड से वो जो डॉग है वो ट्रिगर हो गया और इसलिए वो ऐसा बिहेव करता है, या फिर बाकी कुत्तों की आवाज सुनकर वो ऐसा बिहेव करता है। इस तरह से उन्होंने इन चीजों को टाल दिया, बट ये ऑलमोस्ट हर रोज हुआ करता था। फिर एक दिन की बात है, इनका भाई जिसका नाम सुमित था वो रात को सो रहा था। दोनों भाई पास पास में सोया करते थे। अचानक से वो घबरा के बहुत तेज उठता और बोलता अपने भाई से कि भैया ऐसा लग रहा है कि अपने घर की दीवार ठोक रहा है। तो कल्पेश वहां से उठे और जाकर उन्होंने अपना पूरा घर चेक किया। ऊपर छत के ऊपर गया, चारों दीवारें चेक की, वहां पर कोई भी नहीं था। वापस आकर बोलता है कि तुझे नींद में आवाज आओगी तो सो जा, कोई भी नहीं है, चल मैं तेरे पास होता हूँ। तो दोनों के बेड अलग थे पर अभी वो अपने भाई के पास सो गया। 5 मिनट के बाद उसका भाई वापस से बोलता है कि भैया अब ऐसा लग रहा है कि कोई अपना फ्लोर बजा रहा है नीचे से। तो उठ के थोड़ा इरिटेट हो बोलता कि पागल है क्या। बोलता कि हाँ भैया मुझे ऐसी आवाज आ रही है। लास्ट टाइम तो उसे लगा था कि नींदों में कुछ सुन ली होगी इसने आवाज, लेकिन अभी तो वो जगा हुआ था। अभी 5-7 मिनट पहले तो सब कुछ चेक करके लेटा था। तो उसे भी थोड़ा अजीब लगा और थोड़ा घबराहट से उसने बोला कि तो सो जा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तेरे पास लेटा हो ना, आराम सो जा, कोई आवाज नहीं आ रही है। अगले दिन ये बात इन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन का वहम होगा, आसपास से कोई गाड़ी वाड़ी गुजर रही होगी, ट्रक वगैरह, तो उसका वाइब्रेशन हुआ होगा, इस वजह से आवाज आ गई। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद सुमित अपना स्कूल चला गया, ये अपने काम में लग गया। आज रात के लोग वापस सोए और करीबन रात को 2 से 3 बजे के आसपास किसी लड़के के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई और ये आवाज सारे घर वालों को सुनाई दी। सबके सब जागे, उठकर लाइट ऑन की तो इनको इनके मेन गेट से कोई एकदम से परछाई सी भागती हुई दिखाई दी। ये लोग भाग के वहां पहुंचे, देखा, गेट खुलकर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आवाज बहुत अलग सी थी, बहुत ही डरावनी क्रीपी सी आवाज थी। लेकिन फिर इन्हें लगा कि हो सकता है थोड़ा सुनसान, मतलब इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, तो कोई चोरी वोरी के इरादे से इनके घर में घुस गया हो। फिर उन्हें ध्यान आया कि अगर कोई चोरी के लिए घुसा है तो उनका डॉग भौंकना तो चाहिए। उन्होंने देखा तो उनका कुत्ता एक कोने में बिल्कुल डरा सहमा हुआ बैठा हुआ था और वो उस गेट की तरफ ही देख रहा था। सबके सब लोग बुरी तरह घबरा गए और उस रात ही पूरी रात लाइट ऑन करके ही सोए। सुबह जब उठे तो सभी लोग डरे हुए थे। इनके बीच में डिस्कशन हो कि रात को ये क्या था। फिर सब लोगों को लगा पता नहीं क्या है, हो सकता है कोई घुसा हो और ये कुत्ता भी पागल है, डी भी डर गया हो या फिर उसको डरा दिया गया, ऐसा कुछ हुआ होगा। इस तरह से उन्होंने चीज़ों को लाइट लिया। अब सुमित वापस रोजाना की तरह अपना स्कूल चला गया। अब सुमित को स्कूल गए हुए करीबन 2 घंटे के आसपास ही हुए होंगे, 2-2.5 घंटे। तभी स्कूल से कॉल आता है इनके पापा के फ़ोन पर। इनके पापा रिटायर हो चुके थे, घर पे रहते थे। बोलते कि आपका बेटा ना स्कूल से भाग गया है। तो उन्होंने भाग गया मतलब? बोले हाँ, वो कुछ दिनों से स्कूल में बड़ा अजीब सा बिहेव करता है, किसी से भी लड़ता रहता है, किसी को मारपीट कर लेता है। हमें लगा अभी ठीक हो जाएगा, डांट डूट के रख लिया, आपको बताया नहीं, लेकिन आज तो वो एकदम से क्लास में से उठ के भाग गया। वो लिटरली स्कूल से भाग गया है। अब ये बात सुनकर इनके फादर ने फटाफट से कल्पेश को बताया। दोनों लोग निकले
और स्कूल पहुंचे, स्कूल से पता किया, बोले कहाँ गया है, बोले पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ चला गया है। तो इन्होंने इनका जो स्कूल बस घर से स्कूल का एरिया था वहाँ पे हर जगह छाना। करीबन 1.5-2 घंटे के बाद इनकी मम्मी का इनके पास फोन आता है कि सुनो तुम लोग घर आ जाओ, सुमित घर पे आ गया है। मम्मी की आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी, ये लोग जितना जल्दी हो सकते थे घर पहुंचे। घर पहुंच के इन्होंने देखा तो सुमित पूरा मिट्टी के अंदर सना हुआ था और उसके शरीर के ऊपर अजीब से खरोचों के निशान थे। उन्होंने उससे पूछा तू कहाँ गया था और स्कूल से क्यों भाग गया? वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस वो बिल्कुल साइलेंट खड़ा हुआ था। उसको देखकर सभी को अजीब सा लगा कि आखिर मिट्टी में कैसे लुटपुट होकर आया है। उन्होंने बहुत कोशिश की पूछने की, बट वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वो बिल्कुल उसमें कोई दिमाग है ही नहीं। अब इनके पापा को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने इनकी दादी को कॉल लगाया और बताया कि मम्मी, मतलब पूरा इंसिडेंट बताया उन्होंने कि कैसे कैसे इन बच्चों को आवाज़ सुनाई आई, कैसे कल रात को एक परछाई दिखाई दी और ये आज स्कूल से भाग गया और ऐसी हालत में मिला है। इनकी मम्मी ने बात सुनते कहा कि तुम लोग जितना जल्दी हो सकता है गांव आ जाओ और आते टाइम घर के अंदर से गेहूं के दाने ले आना। तो आप समझते हैं सभी लोग अपने घर के अंदर कंटेनर रखते हैं, इनके अंदर गेहूं रहते हैं, जो लोग खुद पिसवा कर आटा है ना लाते हैं वो, तो उन्होंने ठीक है ले आएंगे। आनंद फानंद में सभी लोग तैयार। इनका गांव जो था या इनके घर से 40-50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था, ज़्यादा नहीं था। हाथों हाथ ये लोग निकल गए और निकलते निकलते जल्दबाजी में अपने डॉग को घर पर ही भूल गए। जैसे ही लोग गांव पहुंचे, गांव के घर के अंदर एंटर करते ही सुमित बिल्कुल सीधा अकड़ गया और यूं का यूं वापस नीचे गया। समझ सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट सावधान की भाषा में यूं के यूं नीचे गिर गया धड़ाम से, जैसे उसको किसी ने फ्रीज कर दिया हो। सब लोगों ने देखा तो उसके दादी ने बोला कि उसको उठाओ और पलंग पर लेटाओ। उसी हालत में उसको पलंग पर लेटाया गया। उसके सिर्फ आंखें चल रही थी, वो अपने हाथ और पैर मूव नहीं कर पा रहा था। कैन यू इमेजिन, आपकी फैमिली का मेंबर अभी आपके साथ चलता फिरता आया है और घर के अंदर घुसते ही उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई है और अब सिर्फ उसकी आंख चल रही है। वो मुंह से कुछ नहीं बोल सकता, ना वो हाथ हिला सकता है, ना वो पैर हिला सकता है। सभी लोग घबरा गए थे कि ये क्या हो गया इसको, पर इनकी दादी जो थी वो रिलेटिवली नॉर्मल थी। इसके बाद 15-20 मिनट के लिए इनकी दादी बाहर गई, घर के अंदर वापस आए और बोलते चलो मेरे साथ, इसको उठाओ। तो इनके फादर और इनने सुमित को उठाया और इनकी दादी के पीछे पीछे ये लोग चलने लगे, मतलब गाड़ी से ये लोग गए। तो 10-15 मिनट की दूरी गांव के अंदर ही जाकर एक चबूतरे के तरफ ये गए। गाड़ी ने रोकी, उसको बाहर निकाला तो चबूतरे पर एक जवान सा आदमी बैठा हुआ था जो इन्हीं लोगों की तरफ घूर रहा था। कल्पेश ने अपनी दादी से पूछा कि दादी ये कौन है? उन्होंने बोला कि इसके शरीर में हमारे कुल देवता आते हैं और वही इसकी समस्या का इलाज करेंगे। तो सब लोग चबूतरे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने सुमित को उस आदमी के सामने लिटा दिया और सब साइड में जाकर बैठ गए। उस आदमी ने इन सबको देखा और उसके पापा की तरफ बोल गए ला दे। तो उसने दादी से पूछा क्या मांग रहे हैं? उसकी दादी बोला कि वो गेहूं के दाने थे। फटाफट से निकाल के उनको गेहूं के दाने दे दिए। वो गेहूं के दाने लेकर उन्होंने अपने सामने फैला दिए और फिर उनको अलटने पलटने लगे। फिर कुछ देर बाद उनको अलटने पलटने के बाद उन्होंने इनके पापा की तरफ देखा और बोला वाह बेटा, बहुत शाना हो गया है तू, है? जमीन ले ली, मकान बना लिया, लेकिन एक बार ये भी नहीं पूछा कि जमीन अच्छी है या बुरी है, और अब मेरे पास आ रहा है जब तेरी जान के लाले पड़ गए हैं। उसके पापा ने हाथ जोड़ा, बाबा क्या गलती हो गई मुझसे? बोले गलती, तुम जिस घर के अंदर रह रहे हो ना, उस जमीन के नीचे एक मुस्लिम लड़के की लाश दफन है और वही तुम्हारे घर के अंदर घूमता रहता है। उस कुत्ते को क्यों छोड़ के आ गए? तभी सबको ध्यान आया कि हाँ यार, हम कुत्ते को तो लेकर नहीं, वो आनंद फानंद में भागते हुए कुत्ते को घर के अंदर छोड़ के आ गए। वो कुत्ता रोज रोता है ना, उसका कारण है क्योंकि उसे वो लड़का दिखाई देता है। उसको पता है कि वो कौन सी शक्ति है। और तेरे छोरे की हालत इसीलिए हुई है। तुमको आवाज आती है ना, जो इसको आवाज आती है वो इसीलिए आती है कि वो कब्र के नीचे दबा हुआ है, उसको बाहर निकलना और वो निकल नहीं पा रहा है। तो इनके पापा ने बोला कि बाबा अगर ऐसी बात है तो जब हमने घर बनाया था तब ये सब क्यों नहीं हुआ? तो बाबा ने कहा तुझे क्या लगता है तेरे घर में एक ही समस्या है? तेरे घर में किसी ने शमशान की राख फेंकी हुई है। कोई एक औरत है जो राख फेंक कर गई और जब वो फेंक कर गई है तो तेरा ये लड़का उसके संपर्क में आ गया है। इसी वजह से तुम्हारे पूरे घर में इसी के साथ सब कुछ हो रहा है। ये पहले वहां बंधा हुआ था लेकिन किसी ने इसको खोल दिया है अपनी किसी स्वार्थ की वजह से, और इसमें तेरा परिवार फंस गया है। जैसे बाबा जी ने सारी बातें बताई, पूरा का पूरा परिवार एकदम से दहशत में आ गया कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, बस एक जमीन का टुकड़ा मैंने खरीदा, इसके बारे में पता नहीं था और हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो बोला बाबा जी आप ही हमको बचा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो बचाऊंगा ही, मेरा तो काम ही यही है, तुम्हारी रक्षा करना और तुमको सही रास्ते के ऊपर लाना। इसके बाद बाबा जी ने सुमित की तरफ देखा, उसके पास में गए और उसके मुंह पर एक फूंक मारी। जैसे उसके मुंह पर उन्होंने फूंक मारी, फूंक मारते उसकी बॉडी के अंदर हलचल हो गई। वो सुमित जो भी अकड़ गया था, कैन यू बिलीव, वो फूंक मारते उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हो गए।
सबने देखकर सब एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बोला कि बाबा आप इसको ठीक कर सकते हो, आप इसको ठीक कर दो चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, कल सुबह आना, अभी इसको ले जाओ और घर पे इसको आराम करवाओ। और साथ में उन्होंने भी कहा तो चिंता मत कर, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और इतना कहते ही वो उसके शरीर से निकल गए। वो आदमी बिल्कुल ढीला पड़ गया। फिर वो बस एक नॉर्मल आदमी की तरह था। क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने उस आदमी ने इनसे ही पूछा कि क्या बोल के गए बाबा जी। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आने के लिए बोला। तो उसने बोला ठीक है, फिर आप कल सुबह आना, अभी आप इस बच्चे को ले जाओ और थोड़ा इसका ध्यान रखो। अगले दिन ये लोग सुबह वापस से वहां पर पहुंचे। उस आदमी के शरीर में फिर से वो बाबा जी आए और आते ही इन्होंने वापस बोला कि आपने आज बोला था क्या करना था। बोला बस करना क्या है, मेरा काम तुम्हारी रक्षा करना और तुम्हें सही रास्ते पे लाना है, तो वही मैं करने आया हूँ। फिर उन्होंने ऐसे कुछ लिखने का इशारा दिया। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्होंने उनको एक पेन और पेपर दिया। पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा और लिखने के बाद वो उसके शरीर से वापस से चले गए। तो शरीर चले गए तो वहां पर उस पेज पर एक एड्रेस लिखा हुआ था भोपाल का। तो वो जो इंसान था इनके शरीर में वो आते थे, उसने कहा कि इस पते पर आप चले जाओ, बाबा जी ने आपको ये बता दिया, अब इसके आगे क्या करना है तो मुझे भी नहीं पता, आपको अपने आप पता लग जाएगा। इनकी दादी ने इनसे कहा कि जाओ, बाबा ने आशीर्वाद दिया है, मैं सुमित और तुम्हारी मम्मी ही रहेंगे, तुम दोनों इस पते पर जाओ। तो ये लोग गाड़ी से उस पते पर पहुंचे। ये जिस घर के सामने पहुंचे, उस घर के अंदर एंटर करने से पहले ही वहां से एक बूढ़े आदमी बाहर निकल कर आया और आकर बोलता है आ गए बेटा, आओ बैठो। ये लोग बिल्कुल भौचक्के हो गए थे कि इनको कैसे पता कि हम आने वाले हैं। जैसे ये बैठे, कोई पानी वानी पूछना कुछ नहीं, सीधा उन्होंने बोलना शुरू किया कि तुम्हारे घर पे जो शमशान की राख फेंकी गई है उसका शुद्धिकरण होगा और तुम्हारे घर के नीचे कब्र में जो मुर्दा दफन है उसे वापस से बांधना होगा और ये सारा काम सिर्फ 2 दिन के अंदर करना होगा। अगर 2 दिन में ये काम नहीं हुआ तो तुम्हारे लड़के की जान चली जाएगी। ये सुनकर वो तो बुरी तरह से घबरा गए कि सिर्फ 2 दिन। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको ये सारी बातें कैसे पता है, ये इनसे तो हम जिंदगी में ही पहली बार मिल रहे हैं। खैर ये सब दिमाग लगाने का उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने बोला कि महाराज हमें करना क्या होगा। फिर कल्पेश बोलता है कि हाँ महाराज आप बताओ क्या करना होगा, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने इसकी तरफ देख के बोला कर पाएगा, बहुत हिम्मत चाहिए लड़ने के लिए। तो बोलता है कि मेरे भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर दूंगा, आप बस बताते जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो एक काम करो, जाओ अपने घर का चक्कर लगा कर आओ, आते टाइम वो जो कुत्ते को घर पर छोड़कर आए उसे खोल देना और घर के अंदर से मिट्टी उठाकर ले आना। अभी लोग शॉक थे कि इनको कैसे पता कि वो कुत्ता भी घर पे बैठा हुआ है। तो जब थोड़ी इन्होंने बातचीत में पता लगा कि वो भी बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक थे और वो बाबा जी इनके जो कुल देवता थे उन्होंने इनके पास इनको क्यों भेजा था। खैर जैसा उन्होंने कहा ये लोग घर से वो मिट्टी लेकर आ गए और बाबा जी के पास लाकर रख दी। तो वो जो अंकल थे उन्होंने वो मिट्टी एक घड़े के अंदर भर दी। उस घड़े के ऊपर एक लाल कपड़ा रखा, उसको जो अपना धागा होता है रक्षा सूत्र उससे बांध दिया, उसमें कुछ मंत्र पढ़े और वो कल्पेश को दी और कहा अंधेरा होते ही इसे शमशान में ले जाकर रख देना और चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। फिर उन्होंने के पापा की तरफ बोला, कहा तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर का जो 3 नंबर का कमरा है उसमें जाकर बैठ जाओ और वहां से हिलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं वहां नहीं आऊं तब तक तुम्हें वहां से हिलना नहीं है। उनकी बात सुनकर दोनों अपना अपना काम करने निकले। कल्पेश पहुंचा शमशान घाट पर और जब उसके गेट पर खड़ा होकर वो अंदर जाने लगा था तभी वहां से एक आदमी अंदर से बाहर निकला और उससे बोला, बेटा यहां आ तो गए हो, अगर वापस जाना हो ना तो पलट के मत देखना, वरना जिसको लेकर तुम यहां आए हो ना वो बाकी सबको लेकर तुम्हारे साथ आ जाएगा। अब आप सोचें, आप कोई ऐसा खतरनाक काम करने जा रहे हो, गेट पर ही आपको उसने मुझे डरा दिया। कल्पेश की हालत टाइट हो गई। उसने अंदर देखा तो शमशान में कुछ 3-4 लाइटें जल रही थी। खैर उसे अपने भाई की जिंदगी बचानी थी, उसने कुछ नहीं सोचा, वो सीधा अंदर गया। उसने एक जगह पर ले जाकर उस कलश को रखा और फिर घूमकर वापस चल लगा। जैसे ही कलश रखकर वो घूमा पूरे शमशान की लाइट्स ऑफ, पूरे शमशान में अंधेरा हो गया। सिर्फ चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जो थोड़ा चांद निकला हुआ था। और उसे ये समझ में आता कि वो किस रास्ते से आया था, क्योंकि वो पहले बहुत घबराया आया था। घूमते ही लाइट ऑफ हो गई, पर वो बस जैसे आया वैसे उसी डायरेक्शन में चलना उसने शुरू किया। चलते 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 वो थोड़ा दूर चला होगा, तभी उसके कानों में सुमित की एक आवाज आई, भैया मुझे भी तो ले चलो, मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैं गांव से डायरेक्ट यहीं पर आ गया। जैसे उसे आवाज आई उसको लगा कि सुमित, क्योंकि सेव का चल रहा था अब तो सब कुछ उसके सामने वैसे अनबिलीवेबल था कि सुमित यहाँ कैसे आ गया। वो घूमने लगा तभी उसे उस आदमी की आवाज वापस कानों में गूंजी, पलट के नहीं देखना है। उसने अपने कान बंद कर लिए और सीधा तेज तेज चलने लगा और वो जिस तरह शमशान से बाहर निकला, शमशान से बाहर निकलते सीधा अपने घर पे पहुंचा और घर के गेट पर पहुंचा तो देखा कि जो तांत्रिक अंकल थे वो पहले से वहां पर खड़े हुए थे। उसकी हालत देखकर वो समझ गए कि बुरी तरह घबराया हुआ। उन्होंने बोला, जो तुम करके आए हो
वो तो बहुत छोटा डर है, अभी बहुत सारी चीज़ें और बाकी है, तुम्हें घबराना नहीं है। इसके बाद ये लोग घर में अंदर गए जहाँ इनके पापा बैठे हुए थे। जैसे अंदर गए, उस कमरे का टेम्परेचर बाहर से बहुत कम था, बिल्कुल वो ठंडा हो रखा था, और वहाँ उसके पापा उस ठंडे कमरे के अंदर बिल्कुल पसीने में लथपथ बैठे हुए थे। कोई कुछ भी पूछ पाता इस सिचुएशन में नहीं थे। वो वहाँ पहुँचे, वो अंकल, उन्होंने बोला कि आप शांत रहें, अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो चुका है। कमरे में एक अजीब सी नेगेटिविटी थी, बहुत भारीपन था एटमॉस्फेयर के अंदर। ये लोग वहाँ बैठे तो अंकल ने कल्पेश को एक कलवा दिया मिट्टी का और बोले कि इसके 7 टुकड़े करो। मिट्टी का कलवा तोड़ने में क्या ही टाइम लगता है, लेकिन हर बार उस कलवे को तोड़ने में कल्पेश को अपने शरीर की पूरी जान लगानी पड़ती। बड़ी मुश्किल से एक एक करके उसने 7 टुकड़े किए, और उन अंकल के कहने पर जैसे उन्होंने 60 वो टुकड़े, उन्होंने बोला कि जमीन पर फेंकना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6, और जैसे ही 7वां टुकड़ा उसने फेंका, आप विश्वास नहीं करोगे, 7 के 7 टुकड़ों में एकदम से आग लग गई। वो एकदम से जल के राख हो गए, और जैसे वो जल के राख हुए, जिस जगह पर जो घेरा बना था उन 7 का, उनके बीच में एक जमीन के अंदर क्रैक अपने आप बन गया। कल्पेश की आंखें फटी के रह गई, ये क्या चल रहा है भाई, दुनिया में ये सब कैसे पॉसिबल है। वो शॉक्ड। जैसे ही वो क्रैक हुआ, वो अंकल उठे, उन्होंने उसके अंदर कुछ सामग्री डाली, अपने मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ते ही फटाफट से बोलता है कि सब लोग इस कमरे से बाहर निकलो। उनके कहते ही लोग सब उठ गए और ये चलने लगे, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी आवाज आए। ये चलते गए, एकदम से वापस से कल्पेश के कानों में वही आवाज आई, लेकिन जैसा कि उसको डायरेक्ट कर दिया गया तो कुछ नहीं देखा उसने। वो चुपचाप उस घर से बाहर निकल गए, और जब तक वो घर से बहुत दूर नहीं चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। फिर जब उन अंकल के घर पहुंचे तो उन अंकल ने कहा कि वैसे तो मैंने सब कुछ कर दिया है, लेकिन अभी एक फाइनल चेक करना बाकी है। आप अपने परिवार को यहाँ पर बुला लें और कल रात को आप उस घर में रहें। अगर सुमित की तबीयत ठीक रहती है तो आप उस घर के अंदर हमेशा के लिए रह सकते हो, लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ भी हुआ तो आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। जैसे तैसे घबराते हुए ये लोग वापस उस घर के अंदर एंटर हुए। दिन भर रहे, शाम रहे, सबको लग रहा था कि चलो सुमित पे कोई असर नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन रात को सोते अचानक से सुमित बहुत तेज चिल्लाता है, उसका पूरा शरीर फिर से वैसे के वैसा कट जाता है, और इस बार वो जोर जोर से हंस रहा था। मुझे शांत करोगे, मेरी कब्र पे घर बनाओगे, मुझसे छेड़खानी करोगे, ये मेरा क्षेत्र है, जिसमें दम है मिटा के दिखा दो, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अगर कोई जाएगा तो तुम लोग यहां से जाओगे। उसको देखते सबकी हालत बुरी तरह से खराब हो गई, और वो बार बार यही चीज रिपीट कर रहा था। सारे घर वाले रात भर जागते रहे। बीच बीच में सुमित फिर से रिएक्ट करता, और जब वो शांत बैठ रहा था तो लगता कि कमरे के गेट के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। साफ साफ उनको फील होता, दिख कुछ नहीं रहा था, लेकिन फील होता कि साफ साफ कोई पास में खड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रात गुजारी। रात गुजरते सुबह होते ही सीधा ही अंकल के घर पे पहुंचे, बताया कि क्या क्या हुआ था। उन अंकल ने बोला कि ये मत पूछना क्या, क्यों, कब, कैसे, जितना जल्दी हो सकता है इस घर को बेच दो, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। उनके कहने अनुसार तुरंत ही वहां से निकल गए, एक किराए का घर लेकर वहां पर शिफ्ट हो गए। वो घर यहाँ से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर था, और जैसे सुमित वहाँ रहने लगा, उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर इसके कोई 25-30 दिन बाद वो अंकल जो थे वो वापस से इनके घर पर आए उस दिन, और आकर बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर पे शमशान की राख किसने फेंकी थी। तुमने पूछा किसने? तुम्हारे घर के सामने जो औरत रहती थी उसने तुम्हारे घर पर शमशान की राख फेंकी थी, और वो रोज रात को आकर तुम्हारे घर के पास में क्रिया किया करती थी। उसी औरत ने उस कब्र में से उस लड़के की आत्मा को बाहर निकाला था, लेकिन जब वो ये काम कर रही थी उसी टाइम पर तुम्हारा मकान का काम शुरू हो गया। वहां पर उसकी क्रिया आधी रह गई और वो लड़का भी वहीं आधे में अटक गया, और इसीलिए वो तुमको परेशान कर रहा था। और वहां क्योंकि उसकी क्रिया आधे में अटक गई थी, तो वो तुम्हारे घर से उस लड़के की आत्मा को लेना चाहती ताकि वो उससे अपना मनचाहा काम करवा सके, और इन सब के बीच में तुम लोग फंस गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अंकल जी आपको ये सब कैसे पता? तो उन्होंने बताया कि तुम्हें तो मैंने वहां से शिफ्ट करवा दिया, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी जांच पड़ताल और पूजा पूरी, मतलब जो भी विद्या थी वो पूरी वहां पे रखी, और मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहता था। मैं कई बार तुम्हारे घर पे ताला तोड़कर अंदर भी घुसा हूं, और मैंने उस लड़के से बात भी की है, और बड़ी मुश्किल से मैंने उस लड़के को शांत किया है। एक और बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सुमित उस एरिया में नहीं जाना चाहिए। अगर वो वहां गया तो लड़का वापस से जाग सकता है, और फिर सुमित को कोई नहीं बचा सकता है। वो औरत, क्योंकि उसका काम तुम्हारी वजह से रुक गया था, तुम्हारे ऊपर बहुत जलन खाती है, इसलिए गलती से भी उधर जाने की कोशिश मत करना, उस जगह से दूर ही रहो। तो इनकी मम्मी ने बोला कि ऐसा कैसे कोई औरत कुछ कर सकती है, मैं जाके उससे बात करूंगी। तो बोलता है बहन जी गलती मत कर देना, वो मुझसे भी बहुत बड़ी जानकार है, और अगली बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
मैंने जो कर सकता था, बाबा ने मुझसे आके कहा, मैंने वो कर दिया है। अब आपको जो कह रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना, दोबारा से ये गलती मत करना। इसके बाद उन्होंने इन सबको एक माला दी लकड़ी से बनी और कहा कि माला आप सब लोग पहन लें। धीरे धीरे माला जब पीली पड़ जाएगी तो सारी की सारी मालाएं निकाल कर नदी के अंदर बहा देना। इसी के साथ साथ उस घर में पहने हुए जो भी पुराने कपड़े हैं, कोई सामान है जो आपने उस औरत से लिया हो क्योंकि पड़ोसी है, अगर ऐसा कुछ भी हो तो बाहर जाके, शहर से बाहर जाके उसे जला देना। और मैं फिर बोल रहा हूँ, गलती से भी सुमित उस एरिया में दोबारा नहीं चला जाए, उसकी जान पर बनाएगी और फिर उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। जैसा उन्होंने कहा ये सब उन्होंने किया। सुमित अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज भी इनके घर वाले घबराते हैं। वो सुमित को हमेशा बता के भी रखते हैं, बट गलती से भी अगर वो उस गली, उस मोहल्ले या उस घर के आसपास चला गया तो उसकी जान पर वापस से बना सकती है। अभी सब कुछ ठीक है, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक बना रहे, लेकिन इस फैमिली के पेन को कोई नहीं समझ सकता जिसके थ्रू ये गुजरे हैं। सुनने में लोगों को ये लगेगा कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसके साथ हुआ है उन्होंने अपने शब्दों में साफ साफ ये इंसिडेंट मुझसे शेयर किया है। किसी एक इंसान, आप समझते हैं, खैर उन्होंने घर बेच दिया किसी और को, बट स्टिल बड़े बड़े ही सपनों के साथ, बड़े ही मेहनत से पैसा कमा के उन्होंने वो घर खरीदा था, अपने हिसाब से घर को बनाया था। लेकिन घर खरीदने से पहले जमीन के अंदर क्या था इनको नहीं पता था, और एक दूसरी औरत जो ये सब चीजें करती थी उसकी वजह से इनको झेलना पड़ा मुसीबतों का एक बहुत बड़ा पहाड़। तो इसीलिए शायद ये कहा जाता है जब आप जमीन वगैरह खरीदे तो पहले बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, और भूमि पूजन वगैरह का जो भी प्रोसेस होता है बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कहीं किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहां पर सिर्फ एक पैरानॉर्मल एंगल था? क्या वो औरत जो थी वो उस मुर्दे को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी अपना काम करवाने के लिए, या फिर एक्चुअली उस औरत का मकसद था उस घर को हड़पना? लेकिन उस घर को कैसे हड़प सकती थी? वो घर तो अब भी उसके हाथ में नहीं आया, कोई ना कोई और आके उस घर में रहा, कोई ना कोई और उस घर को खरीद के बैठा हुआ है। वो इतनी आसानी से उस घर को हड़प नहीं सकती थी। तो क्या वाकई में उसने अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए उस लड़के को कंट्रोल करना चाहा था? आपको क्या लगता है? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।